Chapter number 6 of Social Studies is Local Self-Government. In this chapter, we are going to study about local self-government, what is its meaning, what are its function, then types of local self-government, then about income of municipalities we will study, and lastly we will study about cooperative societies. So before starting the chapter, let us see what is given in Gear Up section. Question is, supply suitable information to complete the following. So here some questions are asked, कुछ questions पूछे गए हैं आपसे, उनको रीड करना है और उसका suitable आंसर आपको ब्लैंक में प्रोवाइड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्टेट. कौन सी बॉडी है जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम को देखती है स्टेट लेवल पे? दैट इज स्टेट गवर्नमेंट. देन सेकेंड क्वेश्चन, हु लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सिटी. सिटी के अंदर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कौन चेक करता है, कौन देखता है? आंसर इज म्युनिसिपल काउंसिल. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द म्युनिसिपैलिटी ऑफ योर सिटी. आपके सिटी रीवा की म्युनिसिपैलिटी का नाम क्या है? नेम इज नगर निगम. मतलब सिटी का जो डेवलपमेंट है, जो वेलफेयर है, वो कौन करता है? नगर निगम. फोर्थ क्वेश्चन इज, वेयर इज द ऑफिस ऑफ म्युनिसिपैलिटी ऑफ योर सिटी. आपके सिटी का म्युनिसिपैलिटी ऑफिस कहाँ है? एड्रेस है नियर स्टैचू चौक, बिसाइड पदमधर पार्क. साईं बाबा का टेम्पल है ना, उसके पास की लोकेशन है ये. तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? नियर स्टैचू चौक, बिसाइड पदमधर पार्क. नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. इंडिया इज अ बिग कंट्री. देयर आर मेनी टाउन्स, सिटीज एंड विलेजेस इन अवर कंट्री. It is very difficult for a single government to control the administration of such a vast country. Hence, our constitution provides for government at 3 levels. So, student, India is a big country. भारत देश कैसी कंट्री है? It's a very big and vast country. बहुत बड़ी कंट्री है. इसमें भारत देश के अंदर बहुत सारे टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं. तो कंट्री बहुत बड़ी है. और इतनी बड़ी कंट्री को कंट्रोल करना, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक सिंगल गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता. अगर कोई एक सिंगल गवर्नमेंट होती और पूरे लेवल ऑफ एडमिशन को चेक करती इतनी बड़ी वास्ट कंट्री में, तो वो कर नहीं पाती, बिकॉज कंट्री बहुत बड़ी है, वास्ट है. तो इसीलिए कंट्री के गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है. और किसने डिवाइड किया गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में? कॉन्स्टिट्यूशन ने. सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. फिर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट का वेलफेयर देखती है, स्टेट का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, रोड्स बन रही हैं कि नहीं, सैनिटेशन की प्रॉब्लम तो कहीं नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स हैं कि नहीं है, पार्क्स हैं कि नहीं, टेम्पल्स हैं कि नहीं. देन आफ्टर सैनिटेशन के वर्क प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस ओपन हैं कि नहीं हैं, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, ये सब बनवाती है. तो स्टेट का डेवलपमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट. और पूरे कंट्री को कम्प्लीटली कौन वॉच करता है, किसके हैंड में, किसके कंट्रोल में रहती है पूरी कंट्री? कंप्लीट कंट्री का डेवलपमेंट कौन देखता है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. In this chapter, we will read about the third level known as local self-government. तो इस चैप्टर में बेटा हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ना ही हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट. हम तीसरे लेवल के गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. इसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है. सो लेट अस रीड व्हाट इज गिवन हियर इन द बुक. Local government exists in all the states of India at the grassroots level. It is entrusted with the duties and responsibilities of the village and urban development. भारत देश के सारे स्टेट्स में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है. किस लेवल पे? ग्रास रूट लेवल पे. मतलब कि बॉटम लेवल पे, लोअर लेवल पे जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है हर स्टेट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को, इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्या ड्यूटीज़ दी गई हैं? इनको भी ड्यूटीज़ मिली हुई हैं, इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई हैं
कि आप गांवों की देखभाल करिए, विलेज का डेवलपमेंट करिए, अर्बन डेवलपमेंट करिए, शहरों का डेवलपमेंट करिए। तो जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, उनका डेवलपमेंट, उनकी वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की होती है। नाउ हैव अ लुक ऑन द चार्ट गिवन। अ फ्लो चार्ट इज गिवन हियर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है यहाँ पर देखिए। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इन 4 लेवल्स में इसको आगे सब डिवाइड किया गया है। अ सिटी और अ टाउन हैज इट्स ओन गवर्नमेंट called the municipality or the municipal committee. It is an elected committee. Men and women who are 18 years of age or above elect members of the committee. तो किसी भी सिटी की, किसी भी टाउन की अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है, जिसे म्युनिसिपैलिटी कहा जाता है या तो म्युनिसिपल कमेटी कहा जाता है। ये जो कमेटी गठित होती है, इस कमेटी का जो फॉर्मेशन होता है, कमेटी मतलब जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स मिलके वर्क करें, वो कमेटी कहलाती है। तो ये कमेटी इलेक्ट कैसे होती है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, कैसे फ्रेम होती है ये? बाय इलेक्टेड मेंबर्स। कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है वोट के थ्रू, वोट कास्ट किया जाता है। वोट के थ्रू कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है और उन इलेक्टेड मेंबर्स से फिर ये कमेटी बनती है। सो स्टूडेंट्स, वोट कौन प्रोवाइड करता है? Men and women who are 18 years of age or above elect members of the committee. तो वोट कौन कास्ट कर सकता है, वोट कौन दे सकता है और कौन मेंबर्स को इलेक्ट कर सकता है? कमिटी के लिए मेंबर्स को कौन इलेक्ट कर सकता है बाय कास्टिंग देयर वोट्स? वो मेन और वो वुमेन जिनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा हो गई हो, सिर्फ वही लोग वोट दे सकते हैं और मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं बाय कास्टिंग देयर वोट्स। Types of local self-government. This is our next topic. There are 3 major types of local self-government. कितने तरह के होते हैं local self-government? There are 3 major types. इसकी 3 types होती हैं. These are discussed as follows. The first one is Nagar Panchayat. A Nagar Panchayat works for a transitional area, meaning an area in transition from a rural to an urban area. So students, नगर पंचायत क्या है? नगर पंचायत इज़ फॉर द एरियाज विच आर ट्रांजिशनल एरियाज। ये किसके लिए बनाई जाती है? ये लोकल सेल्फ बॉडी, गवर्निंग बॉडी, ये बनाई जाती है उन एरियाज के लिए जो कि चेंज हो रहे हैं, जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं, जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में डेवलप हो रहे हैं। रूरल मतलब विलेजेस, अर्बन मतलब सिटीज़। तो जो गांव सिटी अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन पर्टिकुलर एरियाज़ को कौन देखता है? उनकी डेवलपमेंट के लिए कौन वर्क करता है? नगर पंचायत। इसीलिए हम कहते हैं अ नगर पंचायत इज़ फॉर दोज एरियाज विच आर ट्रांजिशनल। ये किसके लिए बनाई गई है ये बॉडी? किसके लिए ये काम करती है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? फॉर द ट्रांजिशनल एरियाज। इट मीन्स दैट ट्रांजिटिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज। फिर नगर पंचायत को आगे बहुत सारे सेवरल वार्ड्स में डिवाइड किया गया है। वार्ड्स का एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि वार्ड के कंप्लीट डेवलपमेंट को लुक आफ्टर करता है। इस तरीके से वो प्रॉपरली मेंटेनेंस करता है और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को लॉन्च करता है। हर एक वार्ड तक डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। वेदर एन एरिया इज़ अ ट्रांजिशनल एरिया, अ स्मॉल अर्बन एरिया और अ लार्ज अर्बन एरिया, इट इज़ डिसाइडेड एंड स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर थ्रू अ पब्लिक नोटिफिकेशन। अब एरिया ट्रांजिशनल है कि एरिया स्मॉल अर्बन एरिया है, छोटा सा अर्बन एरिया है, कि ये लार्ज अर्बन एरिया है, ये कौन डिसाइड करेगा? विच एरिया इज़ ट्रांजिशनल एरिया, विच एरिया इज़ अ स्मॉल अर्बन एरिया और विच एरिया इज़ अ लार्ज अर्बन एरिया? तो ये कौन डिसाइड करेगा? इट इज़ डिसाइडेड एंड स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर। तो इसे डिसाइड करने वाला कौन है? स्पेसिफाई करने वाला कौन है? गवर्नर। तो गवर्नर एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकालेगा, पब्लिकली अनाउंस करेगा और वो अपने नोटिफिकेशन में लिख के बताएगा कि हाँ, ये एरिया लार्ज अर्बन एरिया है, ये वाला एरिया स्मॉल अर्बन एरिया है और ये वाला एरिया ट्रांजिशनल एरिया है। तो ये सारा काम गवर्नर का होता है, एरिया डिसाइड करना कि कौन सा एरिया किस पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज म्युनिसिपल काउंसिल। अ टाउन और अ सिटी हैज़ इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट called a municipal council. The members of the municipal council are called municipal councillors.
it is suitable for a town or a small city. The council is headed by the president or chairperson. तो किसी भी सिटी का, किसी भी टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन कौन चेक करता है, उसका वेलफेयर कौन देखता है? लोकल गवर्नमेंट, जिसका नाम है म्युनिसिपल काउंसिल. तो म्युनिसिपल काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी और अ डेवलपमेंट ऑफ अ टाउन. जो इसके मेंबर्स होते हैं म्युनिसिपल काउंसिल के, उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज म्युनिसिपल काउंसिलर्स. ये गवर्निंग बॉडी किसके लिए सुटेबल होती है? टाउन्स के लिए और स्मॉल सिटीज़ के लिए. और इस काउंसिल का हेड कौन होता है? म्युनिसिपल काउंसिल का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट या फिर चेयरपर्सन, जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंप्लेंट्स को हियर करता है और प्रॉपरली वर्क को और फंक्शन को परफॉर्म करता है. द नेक्स्ट लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. In metropolitan cities like Delhi, Chennai, Kolkata, Mumbai, municipal corporations are made for local administration. तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, दिल्ली है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इन सिटीज़ में कौन सी गवर्निंग बॉडी है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करती हैं, लोकली वहाँ के वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं. और इन पर्टिकुलर सिटीज़, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसी वजह से इनमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सेटअप किया गया है. द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड अ मेयर. तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को क्या बोला जाता है? मेयर. द कॉरपोरेशन हैज़ अ काउंसिल दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल. तो जो कॉरपोरेशन के अंदर एक काउंसिल होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोकल पीपल के थ्रू. लोकल पीपल जो होंगे वो जाके वोट कास्ट करेंगे और वो इलेक्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर आगे चल के उनको मिला के फिर काउंसिल बनाया जाएगा, जो कि कॉरपोरेशन के अंदर काम करेंगे ये लोग मिल के बैठ के. काउंसिल मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स. ऑल द मेंबर्स ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द म्युनिसिपल एरिया. तो ये सारे मेंबर्स, जो सारा काउंसिल, जो एक काउंसिल बना हुआ है, मेंबर्स का जो पूरा ग्रुप बना हुआ है, वो कैसे, कौन इलेक्ट करेगा? ये डायरेक्टली इनको इलेक्ट किया जाता है लोगों के वोट के थ्रू. लोग वोट कास्ट करते हैं, इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो मेंबर जाके काउंसिल डिज़ाइन करते हैं. काउंसिल फिर अंदर किसके वर्क करता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर वर्क करता है. तो जो म्युनिसिपल एरिया के अंदर के लोग हैं ना, उस एरिया के जो विद इन बिलोंग करते हैं, वही पर्टिकुलर पर्सन्स वोट कास्ट कर सकते हैं. म्युनिसिपल एरिया के बाहर के लोग वोट कास्ट नहीं कर सकते और वोटिंग के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं चूज़ कर सकते, नहीं इलेक्ट कर सकते. इस तरीके से काउंसिल यहाँ पर फ्रेम होती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम ऑफ म्युनिसिपैलिटीज़. ये म्युनिसिपैलिटीज़ की इनकम क्या होती है, कैसे कमाते हैं ये पैसा? टू डू ऑल द वेलफेयर वर्क म्युनिसिपैलिटीज़ नीड मनी. हर एक जन कल्याणकारी काम करने के लिए, वेलफेयर का वर्क करने के लिए, डेवलपमेंट का काम करने के लिए, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, स्ट्रीट लाइट को लगाने के लिए, हेल्थ डिस्पेंसरीज को ओपन करने के लिए, स्कूल्स ओपन करने के लिए, तो ये सारे वर्क्स के लिए दे रिक्वायर मनी. उनको मनी की ज़रूरत होती है. दे गेट मनी बाय चार्जिंग अ फिक्स्ड अमाउंट और एज फीस और टैक्स ऑन लैंड. तो ये मनी इनको पास आती कहाँ से? ये पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास डेवलपमेंट करने के लिए? म्युनिसिपैलिटीज़ के पास पैसे कहाँ से आते हैं? ये एक्चुअली सारा पैसा पब्लिक का होता है. तो म्युनिसिपैलिटीज़ लैंड में, मतलब ज़मीनों में और हाउसेज में कुछ टैक्स इम्पोज करती है, एक फिक्स्ड अमाउंट की फ़ीस इम्पोज करती है. वो कलेक्ट करती है, वो उन घरों से, उन घर के मालिकों से, लैंड ओनर से वो पैसा वो कलेक्ट करती है. पीपल पे टैक्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज़ ऑफ रोड्स. बहुत सारे लोग, हम लोग जैसे वी आर द पीपल ऑफ इंडिया ना, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम अपना हम रोड्स को यूज़ करते हैं, हम वाटर सप्लाई भी लेते हैं गवर्नमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी भी हम गवर्नमेंट की यूज़ करते हैं. तो इसके लिए हम एक फ़िक्स्ड अमाउंट में फ़ीस भी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को. फॉर यूजिंग रोड्स वी आर पेइंग टैक्सेस. इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते तो हम बिल्स पर भरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हमारे घरों में. वाटर सप्लाई होता है, वाटर कनेक्शन हम लेते हैं गवर्नमेंट से, तो उसके लिए भी हम एक पर्टिकुलर फ़ीस पे करते हैं. तो ये सारा पैसा कौन कलेक्ट करता है? म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट करती है. और यही पैसा उनका इनकम होता है, जिसके थ्रू वो आगे डेवलपमेंट करते हैं. दे ऑल्सो पे एंटरटेनमेंट टैक्स एंड टैक्स ऑन व्हीकल्स. पब्लिक जो होती है वो एंटरटेनमेंट टैक्स भी पे करती है. अगर से आप सिनेमाज जाते हैं, सिनेमा में आप बैठ के मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस वगैरह में जो आपने टैक्स पे किया, जो टिकट आपने परचेज़ की, उसमें टैक्स ऑलरेडी इम्पोज्ड होता है.
तो उसमें जो पैसा आपने अपने पॉकेट से एंटरटेनमेंट टैक्स के फॉर्म पे किया, वो अल्टीमेटली किसके पास जाता है? वो म्यूनसिपैलिटीज़ के पास जाता है। ऐसे ही व्हीकल्स से टैक्स चार्ज किया जाता है। ये सारा पैसा कलेक्ट होता है और इस तरीके से इनकी इनकम जनरेट होती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड ग्रांट्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। अब ये छोटी बॉडी है, म्यूनसिपैलिटी इज अ स्मॉल गवर्निंग बॉडी एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन म्यूनसिपैलिटीज़ को पैसे प्रोवाइड करती है, ग्रांट प्रोवाइड करती है, बड़े बड़े ग्रांट्स देती है, जिससे ये और डेवलपमेंट करते हैं। किसका डेवलपमेंट करते हैं? अपने अपने सिटीज़ का। इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के लिए, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस वगैरह सेटअप कराने के लिए कहाँ से इनको फंड मिलता है? वो फंड आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, तब जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश होते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है म्यूनिसिपैलिटीज़, ये भी देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट वन इज इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी। सिटी कैसे क्लीन रहेगी? जैसे अभी आप देखिए मॉर्निंग में क्या सुनाई देती है आवाज़? एक कचरा गाड़ी आती है, गार्बेज को कलेक्ट करती है, डोर टू डोर जाती है, विजिट करती है, घर का कचरा इकट्ठा करती है और फिर कहीं एक प्रॉपर प्लेस पे जाके उसको डिकम्पोज करवाती है या फिर उसको डिस्कार्ड करती है। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है उस गार्बेज का। तो ये जो कलेक्शन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? ये गाड़ी कहाँ कौन भेज रहा है? म्यूनिसिपैलिटी सेंड कर रही है। तो इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी। सिटी क्लीन रहे, वहाँ पर उसके रोड्स प्रॉपर क्लीन रहे, कहीं पे गार्बेज ना दिखाई दे, इसका अरेंजमेंट कौन करता है? म्यूनिसिपैलिटी करती है। और कौन सी गाड़ी आती है हमारे यहाँ मॉर्निंग में? कौन सी धुन बजती रहती है, कौन सॉन्ग बजता रहता है और डिस्टर्ब करता है सबको? गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, आता है ना? तो ये क्यों आती है? जस्ट फॉर कलेक्शन ऑफ गार्बेज फ्रॉम ईच एंड एवरी हाउस। ओके, then second point, it makes arrangement for lighting on the roads and streets at night. ये जितनी भी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं ये लाइटनिंग का भी अरेंजमेंट करते हैं। जैसे रोड बनी है, अगर रोड में सपोज दैट स्ट्रीट लाइट ना हो तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, तो प्रॉपर अरेंजमेंट ये करती है किसका? स्ट्रीट लाइटनिंग का। स्ट्रीट्स में रोड में लाइट लगवाती है, नाइट पे ये प्रॉपरली इनके बल्ब ग्लो होते हैं और सिटी सेफ रहती है। देन थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या करती हैं? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराती हैं हमको। घर घर तक पानी आज जाता है, सप्लाई वाटर मिलता है सबको और वो क्लीन वाटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम्स। वो एरिया जो बहुत पुअर कंडीशन पे वहाँ पे जहाँ पे लोग रहते हैं वो स्लम एरिया होता है, जहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती। नियारा नगर गेट पे देखिए, उसके बगल का जो एरिया है वो क्या है? स्लम एरिया है। तो ये स्लम एरिया का इम्प्रूवमेंट कौन करेगा? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्लमर्स की पोजीशन को, उसकी उनकी कंडीशन को कौन इम्प्रूव करेगा? म्यूनिसिपैलिटीज़। देन नेक्स्ट, इट रन्स प्राइमरी स्कूल्स फॉर चिल्ड्रेन। प्राइमरी स्कूल खुलवाती है जिससे कि छोटे बच्चे जो बहुत पुअर हैं, जो फ़ी पे नहीं कर सकते, उनकी प्रॉपर एजुकेशन हो सके। इट मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। तो जैसे कितने लोग मर रहे हैं, लोग कितने बच्चों का आज बर्थ हुआ है, तो ये सारा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का जो वर्क होता है, डेथ सर्टिफिकेट देना, बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना और रजिस्टर्ड करना, कितने बर्थ हुई हैं पर डे बेसिस पे, कितनी डेथ हुई है सिटी के अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इसका अरेंजमेंट कौन करता है? म्यूनिसिपैलिटी करती है। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो पब्लिक हेल्थ की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है म्यूनिसिपैलिटी। सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। मतलब सैनिटेशन मीन्स यहाँ पर क्या है? डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड सीवेज। एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? जो भी सॉलिड वेस्ट निकलता है काफ़ी सारे ऑपरेशंस के बाद, जैसे कि अगर फैक्ट्री में वर्क होगा तो भी गार्बेज निकलेगा, एक्टिविटीज़ कमर्शियल होंगी तो भी गार्बेज निकलेगा, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होंगे तो भी गार्बेज बाहर निकलेगा। तो कचरा हर जगह से निकलता है। वट एवर एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन अपॉन द अर्थ, इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, कमर्शियल सेक्टर से निकल रहा है, माइनिंग एक्टिविटी से निकलता है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से निकलता है, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ से भी गार्बेज निकलता है। तो ये सारा कचरा इकट्ठा करना, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना, गार्बेज को, रिफ्यूज़ को, स्लज को कलेक्ट करना और इनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना किसका वर्क होता है? म्यूनिसिपैलिटी का वर्क होता है। दैट्स वाई इट इज़ रिटन हियर सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मटेरियल। सैनिटेशन मतलब
disposal of human excreta and sewage. Now next point, it provides burial grounds, cremation grounds and electric crematoriums. म्यूनिसपैलिटी डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करने के लिए, डेड बॉडी को बर्न करने के लिए, डेड बॉडी को बरी करने के लिए, दफनाने के लिए भी जगह प्रोवाइड करता है, ग्राउंड्स इस्टेब्लिश करवाता है और इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स को भी इस्टेब्लिश कराता है। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स मतलब जहाँ पर डेड बॉडी जलाई नहीं जाती, डेड बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी से डिस्पोज करा दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट से उस डेड बॉडी को डिस्पोज कराया जाता है। उन प्लेसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स। डेड बॉडी को क्या करते हैं? डेड बॉडी जब ह्यूमन की डेथ हो जाती है, या तो उनको बरी करते हैं, ग्राउंड्स के अंदर दफना देते हैं, या तो हम उनको जला देते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उनकी बॉडी को डिस्पोज करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस करने के लिए म्यूनिसपैलिटी कराता है, बड़े बड़े ग्राउंड्स को प्रोवाइड करता है ह्यूमन बींग्स के लिए, उसको फिक्स करता है कि आफ्टर डेथ इस पर्टिकुलर जगह पर इनको दफनाया जाएगा, इस जगह पर उनका क्रीमेशन किया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, या तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बनेगा। तो ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? म्यूनिसपैलिटी। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर फायर स्टेशंस एंड डिस्पेंसरीज, और म्यूनिसपैलिटी ही फायर स्टेशंस को इस्टेब्लिश कराता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फायर स्टेशंस हियर? ऐसे स्टेशंस जहाँ पर फायर ब्रिगेड्स खड़ी रहती हैं। फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है? फायर ब्रिगेड्स जहाँ कहीं पर आग लग जाती है तो कहाँ पर कॉल करते हैं? फायर स्टेशंस पे कॉल करते हैं, और वहाँ से क्या कौन सी गाड़ी आती है? फायर ब्रिगेड आती है और फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करती है। सारे के सारे ऐसे इक्विपमेंट जो फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं, उसको बुझाते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? फायर स्टेशन से पाए जाते हैं। तो फायर स्टेशन को स्टैब्लिश कराना, डिस्पेंसरीज मतलब हेल्थ जहाँ पर चेक की जाती है पब्लिक की, उन डिस्पेंसरीज को प्रॉपरली ओपन कराना, ये सब काम किसका होता है? म्यूनिसपैलिटीज़ का होता है। तो इतने सारे फंक्शन देखो म्यूनिसपैलिटी परफॉर्म करता है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। Recently, cooperative societies have been formed as institutions that work for the welfare of their members. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसके लिए काम करती हैं? अपने ही मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। जो लोग इसकी मेंबरशिप लेते हैं उनके वेलफेयर के लिए ये सोसाइटीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रोवाइड लोन असिस्टेंस एंड अदर हेल्प टू द फार्मर्स। तो जो सोसाइटी फार्मर की बनी हुई है वो फार्मर को लोन प्रोवाइड करेगी। जब कभी उनको ज़रूरत होती है पैसों की तो लोन वो कहाँ से ले सकते हैं? फ्रॉम फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। स्मॉल ट्रेडर्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रोवाइड इजी लोन्स एंड अदर हेल्प टू स्मॉल ट्रेडर्स इन टाउन्स एंड सिटीज़। जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, वो उनको भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लोन प्रोवाइड करती है। उनको भी टाइम पे पैसे वगैरह अगर चाहिए होते हैं कुछ काम करने के लिए, अपना ट्रेड इस्टेब्लिश करने के लिए, या तो ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए अगर उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो कहाँ से लोन ले सकते हैं? वो फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इस तरीके से वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं ये ट्रेडर्स। देयर आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दैट सेल थिंग्स एट लो रेट्स। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी इस्टेब्लिश की गई हैं हर जगह पर जो कि लो रेट्स में, कम दामों में चीज़ों को बेचती हैं। दे ऑल्सो सेल स्कूल बुक्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर स्टेशनरी। स्कूल बुक्स भी वहाँ पे बिकती हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम भी वहाँ पे बिकते हैं और स्टेशनरी भी वहाँ पर बिकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर फॉर्म्ड इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाँवों में है या तो सिटीज़ में, ये सारी जगह पर है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हर जगह पे फॉर्म है, विलेजेस में भी, गाँवों में भी, टाउन्स में भी और सिटीज़ में भी। वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रोवाइड अ लोन टू वुमेन फॉर सेटिंग अप स्मॉल स्केल बिजनेसेस। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वुमेन के लिए इस्टेब्लिश की गई हैं, औरतों के लिए इस्टेब्लिश की गई हैं। इनका वर्क क्या होता है? ये सिर्फ वुमेन को ही लोन प्रोवाइड करती हैं, औरतों को ही लोन प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि ये औरतें अपना छोटा छोटा बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप कर सकें और कुछ पैसे, कुछ लाइवलीहुड अर्न कर सकें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर जनरली एफिशिएंट एंड प्रोवाइड गुड सर्विसेज टू देयर मेंबर्स। ये वास्तव में सोसाइटीज़ जो वर्क कर रही हैं ये बहुत एफिशिएंट हैं, ये प्रॉपर तरीके से काम करती हैं और अपने मेंबर्स के लिए अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और उनको हेल्प करती हैं अपने मेंबर्स को।
As responsible citizen, we should take care of public property such as roads, park, monuments, etc. तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए बिकॉज वी हैव टू बिहेव लाइक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अवर कंट्री. जो सिटीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो अब पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रॉपरली केयर करते हैं, उसको डैमेज नहीं करते. वो रोड्स का प्रॉपर यूज़ करिए बट उसको डैमेज मत करिए. पार्क्स, मोनूमेंट्स, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी में काउंट होते हैं. सोसाइटी के हर पर्सन्स वहाँ पर विजिट करते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. तो वी शुड यूज़ देम प्रॉपरली, वी शुडंट डैमेज देम. हमें इन्हें डैमेज नहीं करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर चैप्टर